everyone, this is Simran. Welcome back to our YouTube channel इग्नू ई पाठशाला. Hope you people are doing well. और आज के अपने इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस MCO 021 के. ठीक है, अब यहाँ पर हम जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं, लेकिन इससे पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए. बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर देगा ताकि मैं जब भी वीडियोस का अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास ज़रूर जाए. ठीक है, MCO 1 का जो है, MCO 1 का आपका पेपर है पहला, तो वो मैं ऑलरेडी आपको प्रोवाइड कर चुकी हूँ. आई गेस आप सब लोगों ने देख लिया होगा. ठीक है, इसकी प्लेलिस्ट भी मैंने आपके साथ शेयर कर दी है. आज हम डिस्कस करते हैं MCO 021 के क्वेश्चंस. और आपको इस पर्टिकुलर वीडियो में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ मिलने वाली है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि वो आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा आपके एग्जामिनेशन में. ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं शॉर्ट नोट्स. अब पेपर का पैटर्न की बात करी जाए तो पेपर पैटर्न आपका कुछ इस तरीके से रहता है कि आपको शॉर्ट नोट्स दिए जाते हैं और उसके साथ आपके लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं. अब इन लॉन्ग क्वेश्चंस में ही आपको डिफरेंसेस भी दे दिए जाते हैं, बट यहाँ पर आपकी कन्वीनियंस के लिए मैंने डिफरेंसेस अलग से प्रोवाइड किए हैं. ठीक है, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो यहाँ पे मेंशन करना चाहूँगी कि आपकी जो इकोनॉमिक्स है वो हमेशा ग्राफ से ही रिप्रेजेंट होती है. मतलब ये है कि आप जो भी टॉपिक एग्जामिनेशन में लिखेंगे, ठीक है, अगर उन पे ग्राफ्स अवेलेबल हैं, ठीक है, तो आपको वो ग्राफ ज़रूर एग्जामिनेशन बना के आना है. भले आपका क्वेश्चन 5 नंबर का है तो भी आई इंसिस्ट कि 5 नंबर का क्वेश्चन है तो भी आप बना के आइएगा. रीज़न बीइंग कि मान लो आपको उसका थ्योरी पोर्शन उतना अच्छे से नहीं आता है 5 मार्क्स वाले में, ठीक है, बट यू नो कि आपको ग्राफ पता है कि आपको कैसे बनाना है, क्या उसे मेंशन करना है, तो अगर आप वो भी बना दोगे तो भी आपको नंबर मिल जाएंगे. ठीक है, तो जितने भी टॉपिक्स हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, मेक श्योर कि आप उन सब पे अपने ग्राफ प्रैक्टिस करके जाओ. प्लस देखो, ग्राफ्स बहुत स्टूडेंट्स कुछ इस तरीके से बनाते हैं, मैं आपको वो भी बता देती हूँ. ट्राई करना पेंसिल से बनाना, पेन से अवॉइड करना ग्राफ बनाने के लिए. ठीक है, दूसरी चीज़ ये कि जनरली स्टूडेंट क्या करते हैं, इस तरीके से बनाया और ग्राफ बना दिया. नहीं, हमको ग्राफ को लेबल भी करना है. ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पे एग्जाम्पल ले लेती हूँ मैं कि आपको TC, TVC, राइट, और TFC का ग्राफ बनाना है. आई होप ये टॉपिक्स आप फेमिलियर होंगे. TC इज योर टोटल कॉस्ट, TVC इज योर टोटल वेरिएबल कॉस्ट एंड TFC इज योर टोटल फिक्स कॉस्ट. ठीक है, आप में से जितने भी स्टूडेंट्स कॉमर्स बैकग्राउंड के होंगे, आई गेस आप सब ने ये सब टॉपिक्स पढ़ रखे होंगे अपने इकोनॉमिक्स में. अगर कोई कॉमर्स बैकग्राउंड का स्टूडेंट नहीं है तो बिल्कुल हाँ, उनके लिए थोड़ा यहाँ पे मेहनत करने की ज़रूरत है आपको इकोनॉमिक्स में, क्योंकि इकोनॉमिक्स आपको इतनी आसानी से यहाँ पे नंबर नहीं मिलते हैं. ठीक है, आपको ग्राफ से एक्सप्लेन करना पड़ता है और प्लीज़ ग्राफ को भी एक्सप्लेन करिएगा. मान लो आपसे यहाँ पे रिलेशनशिप पूछा गया TC, TVC एंड TFC का. ठीक है, तो आप TC डिफाइन करोगे, आप TVC डिफाइन करोगे, आप TFC डिफाइन करोगे. ठीक है, और आप फिर ग्राफ बना के ग्राफ का रिप्रेजेंटेशन देने के बाद ग्राफ को भी एक्सप्लेन करोगे. ऐसा नहीं कि आप सिर्फ ग्राफ बना के छोड़ दोगे, ग्राफ को भी एक्सप्लेन करना है कि आप इस ग्राफ के थ्रू क्या डिपिक्ट कर रहे हो, क्या बताना चाह रहे हो. ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले लेबल कर लो, ये आपका कॉस्ट हो गया मान लो, और ये हो गया आपका आउटपुट जो आपका यूनिट्स में होता है. ठीक है, आई गेस ये समझ में आया. अब आपका ये ग्राफ कैसे बनता है, जो हमारी टोटल फिक्स कॉस्ट होती है वो क्या होती है, फिक्स्ड होती है, तो वो तो हमेशा ऐसे ही रहती है. ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा टोटल कॉस्ट या टोटल वेरिएबल कॉस्ट. टोटल वेरिएबल कॉस्ट हमारी हमेशा इस तरीके से कुछ आती है. ठीक है, ऐसे इस तरीके से. ठीक, और ये ज़ीरो से क्यों स्टार्ट हो रही है, क्योंकि कुछ भी हो, भले प्रोडक्शन हो रहा हो चाहे ना हो रहा हो, वेरिएबल कॉस्ट हमेशा इंकर करती ही करती है. और आपका जो टोटल कॉस्ट है वो कुछ इस तरीके से आता है यहाँ से. ठीक है, ये ठीक. अब क्या है, इस पर्टिकुलर ग्राफ को आपको क्या करना होगा, डिफाइन करना होगा, प्रॉपर समझाना होगा कि आप इस ग्राफ से क्या बताना चाह रहे हो. ठीक है, तो प्लीज़ ये चीज़ ज़रूर अपने एग्जामिनेशन में करिएगा, बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे आपको. मैं ये एकदम दावे के साथ कह सकती हूँ क्योंकि मैंने अपने 12th में कुछ इसी तरीके से प्रेजेंटेशन की थी और मेरे इकोनॉमिक्स में मेरे स्कूल में सेकंड हाईएस्ट मार्क्स आए थे. फर्स्ट हाईएस्ट तो नहीं थे ऑब्वियसली, झूठ भी नहीं बोलूँगी कि मैं बोल दूँ कि फर्स्ट आए थे, नहीं आए थे, लेकिन मुझे इकोनॉमिक्स बहुत अच्छे से उस समय इट वाज ऑन माय टिप्स. ठीक है, अभी तो ऑब्वियसली कि आपको एक लिंक टूट जाता है तो आपको चीज़ें याद हैं, बट आप ऐसा कह लो कि एकदम आप तुरंत बता सको चीज़ें, तो ऐसा भी नहीं कि मैं बता सकती हूँ, बट आप उस समय एक अलग फेज में होते हो. ठीक है, आई यूज टू टीच माई क्लासमेट्स एज वेल. इकोनॉमिक्स में अपने क्लासमेट्स को भी पढ़ाया करती थी. ठीक है, सो मेरा पॉइंट अब बेसिकली कहने का यही है कि आपको एग्जामिनेशन में इस चीज़ का ध्यान ज़रूर रखना है. ठीक
चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। पहला है हमारा स्कैरसिटी एंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ये है हमारा यूनिट नंबर 1। नेक्स्ट है हमारा द इनविजिबल हैंड, ये है हमारा यूनिट नंबर 2। पीक लोड प्राइसिंग, दिस इज फ्रॉम यूनिट नंबर 13। नेक्स्ट है अनसर्टेनिटी एनालिसिस एंड डिसीजन मेकिंग, दिस इज फ्रॉम यूनिट नंबर 3। नेक्स्ट है स्कोप ऑफ मैनेजरियल इकोनॉमिक्स, ये है आपका यूनिट नंबर 1 से। नेक्स्ट है लॉन्ग रन एंड शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन, ये है हमारा यूनिट नंबर 7 से। नेक्स्ट है डिस्काउंटिंग प्रिंसिपल, दिस इज फ्रॉम यूनिट नंबर 2। नेक्स्ट है मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन, इसको हम शॉर्ट में MRTS भी कहते हैं, तो अगर एग्जाम में MRTS आ जाए तो समझ जाना, ठीक है। ये है आपका यूनिट नंबर 7 से। नेक्स्ट है हमारा प्राइस लीडरशिप, ये है यूनिट नंबर 12 से। इम्प्लिसिट कॉस्ट, दिस इज फ्रॉम यूनिट नंबर 8। इसके बाद है हमारा शॉर्ट रन कॉस्ट फंक्शन, ये भी हमारा है यूनिट नंबर 8 से, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा इकोनॉमीज ऑफ स्कोप एंड इकोनॉमीज ऑफ स्केल, दिस इज फ्रॉम यूनिट नंबर 9। नेक्स्ट है 3 टाइप्स ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, दिस इज फ्रॉम यूनिट नंबर 13। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट प्रिंसिपल, ये हमारा है यूनिट नंबर 2 से। और वेरिएबल एंड कॉन्स्टेंट्स, ये है यूनिट नंबर 3 से, ठीक है। इनविजिबल हैंड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि ये टॉपिक आपका एग्जाम में कई बार आया भी है। प्लस सिर्फ इसके जब तक आप इसकी थ्योरी नहीं जानोगे इनविजिबल हैंड किसको बोला गया, क्यों बोला गया, तब तक आप इसको नहीं लिख पाओगे, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। पीक लोड प्राइसिंग भी आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। नेक्स्ट MRTS आपका हो सकता है आपको शॉर्ट में पूछ लिया जाए या लॉन्ग में पूछ लिया जाए। डिस्काउंटिंग प्रिंसिपल भी हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिर आपकी जितने भी कॉस्ट दी है, इम्प्लिसिट कॉस्ट, एक्सप्लिसिट कॉस्ट, डायरेक्ट कॉस्ट, इनडायरेक्ट कॉस्ट, ये सारी कॉस्ट इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट नोट्स में भी आ सकती हैं और डिफरेंसेस में भी आपसे पूछी जा सकती हैं, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट चीज़ और कि इकोनॉमीज ऑफ स्कोप, इकोनॉमीज ऑफ स्केल में स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, बहुत ज़्यादा, तो इसका डिफरेंस भी ज़रूर से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस की तरफ। अब नेक्स्ट डिस्कस करते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस को। सबसे पहला इसमें एक्सप्लेन वेरियस टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड विद सूटेबल एग्जांपल, डिस्कस द डिटर्मिनेंट्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड विद एग्जांपल्स, ठीक है। तो ये है हमारा यूनिट नंबर 5 से, और ये टॉपिक भी आपका इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब देखो अभी तक न्यूमेरिकल्स तो ऐसा मुझे देखने को नहीं मिला है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से, बट हो सकता है आ जाए। अब इस पर्टिकुलर टॉपिक में अगर मैं बात करूँ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में, यहाँ पे आपको दिखेंगे मिलेंगे फॉर्मूलेज कुछ, ठीक है। तो उन फॉर्मूलेज को ज़रूर प्रैक्टिस कर लेना कि इन केस, क्योंकि अगर क्वेश्चन आएगा भी तो मैं बता रही हूँ कि सिर्फ आपको वैल्यू पुट डाउन करने का क्वेश्चन आएगा, उससे ज़्यादा बहुत डिटेल में क्वेश्चन नहीं आएगा। अगर आया तो एटलीस्ट आपको फॉर्मूला फेमिलियर रहेगा। फॉर्मूला जो भी आप हमेशा याद रखो एक चीज़ कि आप जब भी एग्जाम में फॉर्मूला मेंशन करो, ठीक है, मान लो ये कोई फॉर्मूला है तो ये ज़रूर मेंशन करना वेयर x क्या है, y क्या है और z क्या है, ठीक। अब इससे क्या फ़ायदा होगा आपको, तो ऑब्वियसली आपको मेंशन करना है, प्लस आपको भी याद रहेगा कि ये क्या है, ताकि एग्जामिनेशन में इनकेस अगर आपको क्वेश्चन मिल जाता है तो आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो। क्योंकि देखो क्वेश्चन का अगर आंसर सही होगा तो वहाँ पे आपको पूरे नंबर मिलेंगे, राइट। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। नेक्स्ट है एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, डिस्क्राइब प्राइस एंड आउटपुट डिटर्मिनेशन इन शॉर्ट रन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन फर्म विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम, ये है यूनिट नंबर 12 से। नेक्स्ट है explain optimization concept while choosing the best alternative with example and also explain the constraint optimization technique, ये है हमारा यूनिट नंबर 3। discuss the diagram and examples of the law of diminishing marginal return, ठीक है। जितने भी लॉज हैं सब इम्पॉर्टेंट हैं, एग्जाम में आपको 1 से 2 लॉ देखने को मिलेंगे, चाहे शॉर्ट में आए चाहे लॉन्ग में आए, ठीक है। तो जितने भी लॉ हैं इकोनॉमिक्स के सभी लॉ को आप कोशिश करिए कि लॉन्ग एस्पेक्ट से ही पढ़िए। और यहाँ पे देखो क्वेश्चन में स्पेसिफिकली मेंशन भी किया गया है डायग्राम और एग्जाम्पल के साथ, तो इसलिए मैंने आपको बोला कि जो भी चीज़ आप आंसर प्रैक्टिस कर रहे हो बिना डायग्राम, बिना एग्जाम्पल, बिना ग्राफ के मत करना, इकोनॉमिक्स में नंबर आपको नहीं मिल पाएगा, ठीक है।
ये है हमारा यूनिट नंबर 7 से। नेक्स्ट है डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक्स यूज्ड टू क्लासिफाई द मार्केट स्ट्रक्चर। ये है यूनिट नंबर 10 से। Next है discuss the managerial use of production function with the suitable examples. Describe the limitation of different types of statistical analysis used in the estimation of production function. And this is from unit number 7. Next है हमारा explain with suitable example the following. पहला है direct cost, indirect cost, total cost, average cost, marginal cost, fixed cost and variable cost, and short run cost and long run cost. सारी cost बहुत ज़्यादा important है और इन सब का डिफरेंसेस भी ज़रूर पढ़ लेना, क्योंकि हो सकता है आपसे डिफरेंसेस भी पूछ ले जाए। ये पूरा टॉपिक आपका यूनिट नंबर 8 से है। ठीक, नेक्स्ट है यूज शेप्ड लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व इज एक्सप्लेन्ड इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमीज ऑफ स्केल एंड डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल, डिस्कस विद द हेल्प ऑफ एन ग्राफ। ये है यूनिट नंबर 9 से और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। ठीक है, इसको यू शेप भी बोल दिया जाता है, इसको अनवलप भी बोला जाता है। तो अगर ऐसे टर्म्स में चेंज होगा तो प्लीज़ ये ध्यान रखना कि क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है। और देखो हर एक क्वेश्चन में जनरली आपको देखने को मिलेगा कि एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल और अ ग्राफ और अ डायग्राम। ठीक, सो आई होप यू गॉट द इम्पोर्टेंस ऑफ ग्राफ्स एंड डायग्राम्स। नेक्स्ट है डिफरेंशिएट बिटवीन डिमांड एस्टिमेशन एंड डिमांड फोरकास्टिंग, डिस्कस द इम्पोर्टेंट सोर्सेज ऑफ डेटा यूज्ड इन फोरकास्टिंग ऑफ डिमांड। ये क्वेश्चन है हमारा यूनिट नंबर 6 से। ठीक, नेक्स्ट है एक्सप्लेन द लॉ ऑफ डिमांड विद द हेल्प ऑफ डिमांड शेड्यूल एंड डिमांड कर्व। इनकम इफेक्ट एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट आर पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनिंग द नेगेटिव स्लोप ऑफ द डिमांड फंक्शन, डिस्कस इट। ये है यूनिट नंबर 4 से और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बेसिक क्वेश्चन है आपका लॉ ऑफ डिमांड का। ठीक है, तो ज़रूर से कर लेना। नेक्स्ट है explain marginal cost and incremental cost with a suitable example and also state the difference between the two concepts. This is from unit number 2. Managerial economics is economics applied in decision making. Justify the statement with a suitable example, and this is from unit number 1. Briefly explain equimarginal principle giving examples. ये है आपका unit number 2 से और important है। Explain the concept of King demand curve with the respect to price rigidity. Support your answer with the help of suitable example. ये है आपका यूनिट नंबर 12 से और इसमें आपका लास्ट क्वेश्चन है briefly explain regression analysis. Describe regression equation and how can demand be estimated using regression analysis. Give examples. और ये भी है आपका यूनिट नंबर 3 से और ये भी इम्पॉर्टेंट है। रिग्रेशन की इक्वेशन ज़रूर से कर लीजिएगा और ये आपका किंग डिमांड कर्व इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा यहाँ पर एक चीज़ और ज़रूर से आप कर लीजिएगा, जितने भी आपको ना रिलेशनशिप्स दिए होंगे है ना, आप अपनी टेक्स्ट बुक उठाओगे तो आपको दिख जाएंगे रिलेशनशिप्स बिटवीन AR MR, ठीक है, TU MU, ठीक है, इस तरीके से। तो जितने भी रिलेशनशिप्स हैं प्लीज़ उनको अच्छे से पढ़ लेना, बहुत अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि रिलेशनशिप्स से भी क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिल सकता है। ठीक है, और अगर ग्राफ से आप रिलेशनशिप पढ़ोगे ना तो आपको याद भी रहेगा और इजी रहेगा और आपको मगअप करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक, बाकी जो आपका मार्केट टॉपिक है, मार्केट स्ट्रक्चर, जहाँ पे आप परफेक्ट मार्केट, मोनोपोली, वेरी इंपॉर्टेंट, पूरा मार्केट चैप्टर ही आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मार्केट से क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। और यहाँ आप सभी लोग के लिए छोटा सा सरप्राइज़ है, सरप्राइज़ भी नहीं कहेंगे, शायद एक छोटा सा एफर्ट है मेरी तरफ से। ठीक है, देखो मैंने आपको बताया कि किंग डिमांड कर्व टॉपिक आपका इम्पॉर्टेंट है, राइट? सो हेयर इज़ योर डिस्क्रिप्शन फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ठीक है, अभी सिर्फ इसका आंसर आपको ये नहीं लिखना है, पहले आपको डिफाइन करना ओलिगोपोली क्या होता है, किंग डिमांड कर्व क्या होता है, और फिर इसके बाद आपको बताना है कि किंग डिमांड कर्व का क्या कॉन्सेप्ट है विद प्राइस रिजिडिटी। ठीक है, और इस तरीके से हमें ग्राफ के साथ एक्सप्लेन करना है। ठीक, सो आई होप ये कंटेंट आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस की तरफ। अब चलते हैं अपने लास्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस की तरफ, जो कि हमारे हैं डिफरेंसेस। पहला है हमारा हिस्टोरिकल एंड रिप्लेसमेंट कॉस्ट, ये है आपका यूनिट नंबर 8 से। नेक्स्ट है रेलेवेंट एंड इररेलेवेंट कॉस्ट, ये भी हमारा यूनिट नंबर 8 से है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट कॉस्ट यूनिट नंबर 8। फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट भी हमारा है यूनिट नंबर 8 से। इनकम इलास्टिसिटी एंड प्राइस इलास्टिसिटी, ये है आपका यूनिट नंबर
5 से इकोनॉमिक एफिशिएंसी एंड टेक्निकल एफिशिएंसी, ये है हमारा यूनिट नंबर 7 से एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट इज फ्रॉम यूनिट नंबर 8। इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ये है आपका यूनिट नंबर 5 से। नेक्स्ट है इकोनॉमिक प्रॉफिट एंड अकाउंटिंग प्रॉफिट, ये है आपका यूनिट नंबर 8 से। नेक्स्ट है ओलिगोपोली एंड मोनोपोली, ये है यूनिट नंबर 12 से। और लास्ट हमारा डेरिवेटिव्स एंड पार्शियल डेरिवेटिव्स, ये है आपका यूनिट नंबर 3 से। ठीक है, सो आई गेस आपको ये सब क्लियर होंगे कि क्या क्या डिफरेंसेस आपके एग्जामिनेशन के लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, बाकी अब आपका जो भी नेक्स्ट एग्जाम है उसका वीडियो आपको जल्दी ही मिल जाएगा। बस आप लोग से एक बहुत ही छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ जैसे ही पेपर आपके हो जाया करें तो मुझे आप पेपर प्लीज़ फॉरवर्ड कर दिया करो इस पे ignoepathshala@gmail.com। ठीक है, प्लीज़ इस पे पेपर आप अटैच कर दिया करो ताकि मुझे आगे के लिए भी थोड़ा आसानी रहेगी। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिएगा। अभी तक चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दिएगा ताकि मैं जब भी वीडियोस को अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास ज़रूर जाए। और ये वीडियोस प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा ताकि उनको भी हेल्प हो पाए। ठीक है, बाकी आपके जो भी कॉमेंट्स हैं प्लीज़ कॉमेंट में ज़रूर मैंशन कर दीजिएगा, तो मैं आपके इस कमेंट को आगे कंसिडर करके वीडियोस को और बेहतर करने की कोशिश करूंगी। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।